हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम.एन. अचीवर पर। आप सभी से बहुत लंबे समय बाद फिर से मुलाकात हो रही है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह थी। उस चीज़ को हम आप लोग से बताएं तो सबसे बड़ा इशू था कि हम जहाँ से हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है वहाँ पर हम उपस्थित नहीं थे, और साथ ही हम जहाँ पर उपस्थित थे वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि हम आप लोगों से जुड़े रहें। और जब हम जहाँ से क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है कि हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर गए तो कुछ ही दिन बाद जैसे हम क्लास रिकॉर्ड सोच ही रहे थे तो तत्कालिक कारण ये हुआ कि वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ दिनों से क्लास आप लोगों के पास क्लास नहीं जा पा रही थी। इसके पीछे कुछ कारण हैं और उस समस्या को समझने का प्रयास कीजिए, और हम उस गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं जिससे कि आप लोग की पढ़ाई में बाधा हो। तो ठीक है, तो आज हम फिर से उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए जो क्लास हम देख रहे थे उसी क्लास को फिर से हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, वो क्लास थी हमारी जो पढ़ रहे थे अभी हम फिलहाल, वो थी पॉलिटी क्लास। तो पॉलिटी क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे आप लोगों को पता ही होगी कि मूल अधिकार में की विशेषताएं देख चुके थे। मूल अधिकार क्या होता है, अधिकार का तात्पर्य क्या है, और मूल अधिकार का जिक्र कहाँ से कहाँ तक की गई है। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मूल अधिकार, जो कि आप लोग ने पढ़ चुके थे कि 12 से 35। आज हम अनुच्छेद स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, कि क्योंकि हमने आप लोग देख चुके थे, हमने अनुच्छेद 1, 2, 3 ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई, हमने डायरेक्ट मूल अधिकार से स्टार्ट किया हुआ था। अगर जैसे ही हम पढ़ेंगे, अब जैसे कि क्या होगा, अब जैसे राज्य का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 आएगा, वैसे नागरिकता पढ़ेंगे तो अन्य अनुच्छेद आएंगे। तो उसी तरह से हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। हम अनुच्छेद को ना लेकर चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और उसके साथ ही अगले हम लोग चरण में जैसे कि संघीय न्यायपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे। ठीक है, संघीय पढ़ेंगे। ये सब क्या पढ़ेंगे, हम जैसे कि हम जानते हैं लोकतंत्र के स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो राज्य सूची का ये सब टॉपिक भाई हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगी। और अनुच्छेद अगर कहें तो अनुच्छेद के कोई आज के डेट में अनुच्छेद तो हर चीज़ का लिखा हुआ है, लेकिन समझना क्या है कि अनुच्छेद में जितनी चीज़ समाहित हैं वो चीज़ तो व्याख्या कर नहीं पाती। जैसे देखिए कैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, चाहे हम क्लास नहीं स्टार्ट करते समझ लेंगे तुरंत। अब जैसे देखिए, हम एक अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको पता होगा कि मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक, लेकिन हमने सोचा कि अनुच्छेद 12 और 13, 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक, तो 12 से 35 तक मूल अधिकार का जिक्र है। आप लोग बता दें कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या है, वो विधिक अधिकार है। ठीक, उसके पीछे हम भी जानेंगे, तर्क जानेंगे, कारण जानेंगे, क्या उसका मामला था, सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या स्टैंड लिया, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है, तो देखिए मूल अधिकार, देखिए 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। ठीक, राज्य किसे कहते हैं। और 13 में अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 13 में पूर्ववर्ती कानून के संबंध में, पूर्ववर्ती कानून विधि के संबंध में। ठीक है, विधि के संबंध में, विधि के संबंध में। तो एक चीज़ जो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, और जो अनुच्छेद 13 है उसमें पूर्ववर्ती विधि के संबंध में जिक्र किया गया है। हम इस जो अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 12 और 13 जो है, हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, हम आप सभी को बता दें कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, ठीक है, कि राज्य की परिभाषा, तो हम इसे आसानी से, तो हमने बताया था राज्य किसे कहते हैं। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे
हमने जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं पॉलिटी की, हमने उस संविधान की, चाहे राज्य व्यवस्था की, कानूनों की, वो हमने सभी अधिकांश शब्दों को हमने जिक्र कर चुके थे। उसी में एक राज्य शब्द भी आया था। हम राज्य की इस बात का जिक्र किए हुए थे कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ये सब क्या हुआ, तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, हम लोग इसे हम ब्रॉड लेवल पर रखेंगे। राज्य का मतलब होता है देश, स्टेट, जिसके पास संप्रभुता हो, जनसंख्या हो, भूभाग हो, ये सभी, जिसके पास अपनी सरकार हो। तो इन सभी चार चीज़ें बताई गई थी जो कि उसे राज्य की भली भांति उसके परिपूर्ण करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वो तो राज्य हुआ, उसे राज्य की मान्यता मिली। देखिए, जैसे समझने का प्रयास कीजिए, इसीलिए हम इस क्लास को लेना है हमको, ये समझ में आया आसानी से आप लोगों को। क्या है कि जैसे राज्य है, ठीक राज्य है, लेकिन राज्य है, इस राज्य के अंतर्गत, ठीक है, इस राज्य के अंतर्गत और कोई क्या, इस राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है। हमने क्या कहा, राज्य तो उसे कह देंगे कि जिसके पास संप्रभुता हो, जैसे हम पहले कहते हैं, जिसके पास जनसंख्या हो, चाहे भूभाग हो, निश्चित भूभाग हो, ठीक, जिसके पास जनसंख्या हो, जिसके पास सरकार हो, जिसके पास संप्रभुता हो, ठीक है। तो हमने इस चार चीज़ों को बताया था ये राज्य होने का ना, इस चार चीज़ें जो मापदंड पूरा करता है उसे हम राज्य कहेंगे। लेकिन जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो चीज़ आती है, हम उस चीज़ को जानेंगे कि राज्य की परिभाषा जो जिक्र किया गया है, राज्य की परिभाषा के अंदर तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उन सभी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। जैसे कि भारत सरकार एवं उसके संसद, अगर देखें तो भारत की जो सरकार है तथा जो संसद है उसके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। साथ ही अन्य और चीज़ें आएंगी, जैसे कि सभी स्थानीय अधिकारी, चाहे सभी अन्य स्थानीय अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी भी आते हैं। तो हम उन सभी, और ये भी बता दें कि जो राज्य अनुच्छेद 12 में अन्य पदाधिकारी शब्द का जिक्र किया गया है, किस परिप्रेक्ष्य में जिक्र किया गया है, इन सब चीज़ों का भी जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए बस इतना ही समझ लीजिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13 में पूर्ववर्ती विधि के संबंध में। ठीक, अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक, अभी हम चलते हैं अनुच्छेद 14 की ओर। ठीक, तो अनुच्छेद 14, ठीक, यहाँ से अनुच्छेद आर्टिकल 14 से ही पूर्ण से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की शुरुआत होती है। देखिए कैसे, अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 जो है, पहले कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो विधि, हम समानता का अधिकार, ठीक है, हमने बताया था 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। देखिए यहाँ पर विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है। ठीक है, आपने इस बात पर जिक्र कीजिएगा कि जब पिछले वाले लेक्चर आप लोग देख रहे थे आप लोग, तो उसमें हमने दो शब्द का जिक्र किया हुआ था, समानता और समता। ठीक, समानता और समता। तो हमने क्या कहा था, समानता मतलब होता है सभी के लिए समान अधिकार, समान अधिकार के साथ साथ समान जो भी चीज़ें, सभी के लिए समान नियम, समान कानून, समान अधिकार। ठीक, लेकिन समता का मतलब होता है विशेष स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ विशेष व्यवहार। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है विधि के समक्ष समता। ठीक है, मतलब समानता की बात नहीं की गई, समता की बात कही जा रही है, अर्थात विशेष स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए समानता का अधिकार है, देखिए अब पूछते कि मूल अधिकार में समानता का अधिकार कहाँ तक, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। लेकिन अनुच्छेद 14 देखें हम लोग
तो उसमें क्या किया जा रहा है, विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है। समता मतलब कहा, समानता का मतलब सभी के लिए समान कानून, समान विधि, समान अधिकार, ठीक। लेकिन समता का मतलब होता है विशेष स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ विशेष व्यवहार। अब हम इसी चीज़ को देखें, क्या होता है कि जब विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है तो एक क्या होता है कि इसका समझने का मतलब राज्य भारत में, राज्य भारत, हमने क्या कहा, राज्य के अंतर्गत हम क्या करेंगे, भारत को लेंगे, ना कि किसी राज्य को लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हम लोग केरल हो, चाहे असम हो, इन सब चीज़ों को नहीं लेकर चलेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, इसे हटा देते हैं, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पर कहने के बाद क्या है, समझ में आया। हमने क्या कहा कि विधि के समता राज्य, कहने की बात यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र में, ठीक है, जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। चाहे वो व्यक्ति, अगर हम व्यक्ति के रूप में देखें तो व्यक्ति कौन हो सकता है, तो वो व्यक्ति के रूप में हम लोग देखें तो व्यक्ति चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो। आप लोग को हमने बताया हुआ था कुछ अधिकार, ठीक है, जो कि सिर्फ जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, 15, 16, यहाँ पर देख सकते हैं 15, 16, 19, 29, 30, जो ये अधिकार हैं, जो अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं मूल अधिकार में। लेकिन इसके छोड़कर अन्य मूल अधिकार देखें, जैसे कि 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक, 20 आ जाएगा, और अन्य जो जितने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ठीक। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि चाहे नागरिक हो वह व्यक्ति गैर नागरिक हो, गैर नागरिक हो। और दूसरा पॉइंट, वो व्यक्ति क्या हो, महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक। अब अगला पॉइंट ये भी हो सकता है, प्राकृतिक व्यक्ति हो या विधिक व्यक्ति हो, ठीक, प्राकृतिक व्यक्ति हो या विधिक व्यक्ति हो। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या कहा कि विधि के समता मतलब कि व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के साथ जो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कि विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो चाहे वो विधिक व्यक्ति हो, विधि के समान संरक्षण से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति से वंचित नहीं करेगा, उसके अधिकारों से वंचित नहीं करेगा, ठीक। अब अगर देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए विधि के समक्ष समता क्या है, विधि के समक्ष समता इसे हम सकारात्मक नकारात्मक अधिकार के रूप में रखते हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समता,
विधि के समक्ष समता, हम इसे नकारात्मक अधिकार के रूप में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधियों के समान संरक्षण, वो क्या है? सकारात्मक अधिकार है। ठीक, अब विधियों के समान संरक्षण हम इसे सकारात्मक अधिकार के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की बात है, विधि के समक्ष समता का मतलब कहने की क्या बात है? तो कहने की बात यह हुआ कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। ठीक, समान व्यवहार। यहाँ पर जो बात कही जाती है, यहाँ पर विधि की सर्वोच्चता दिखाई जाती है। विधि क्या है? सर्वोच्च है। ये जो अधिकार है, ये ब्रिटेन के विधि के शासन पर आधारित है। क्या है ये अधिकार? जो है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के विधि के शासन पर आधारित है। विधि के, यहीं से क्वेश्चन अभी फिलहाल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हम बताएंगे क्या क्वेश्चन था, अभी जिक्र करते हैं। ये शासन से संबंधित है, विधि के शासन से संबंधित है। ठीक, मतलब कि कहने की बात क्या है, जो अधिकार जो है कहाँ से? नकारात्मक अधिकार है। लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, जो कि ब्रिटेन के विधि के शासन से संबंधित है। इसका मतलब ये बात हुआ कि यहाँ पर क्या है? विधि की सर्वोच्चता है। विधि क्या है? सर्वोच्च है। विधि की सर्वोच्चता। और दूसरा पॉइंट, और साथ ही विधि के नज़र में सभी क्या है? समान है। विधि के नज़र में सभी समान। विधि के नज़र में सभी समान। ठीक, दिखाई दे रहा है? देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है विधियों के समान संरक्षण। हम इसे सकारात्मक अधिकार रूप रखते हैं, जो कि अमेरिका में इसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है विधि के, ये धारणा जो है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? ये अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। विधियों के समान संरक्षण, असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ विशेष व्यवहार, मतलब कि असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार। ठीक, ये क्या कहा जा रहा है कि क्या जो विधि के समान संरक्षण है, ये अधिकार जो सकारात्मक अधिकार को देखते हैं, ये जो अमेरिका से ली गई है। मतलब ये कहता है कि असमान स्थिति में जो व्यक्ति हैं उनके साथ क्या किया जाए? असमान व्यवहार किया जाए। और साथ ही राज्य द्वारा समाज को वंचित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब कि राज्य द्वारा वंचित वर्गों के लिए
वर्गों के लिए, राज्य द्वारा वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी आवाज़ों को सुनिए और उसे सुनकर उसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि राज्य द्वारा वंचित वर्गों को सकारात्मक भेदभाव किया जाना चाहिए ना, किया जा सकता है। इसीलिए वहाँ पर अमेरिका में जो है हम इसे सकारात्मक क्रिया के रूप में रखते हैं। ठीक है, अमेरिका में इसे सकारात्मक क्रिया कहा जाता है, सकारात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में इसे सकारात्मक क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, अब क्या कर दिया गया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, क्वेश्चन था कि विधि के समक्ष समता, जैसे क्वेश्चन पूछ उसी से ऐसा ही कुछ रिलेटेड प्रश्न था, विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन था अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को लगा कि फंडामेंटल राइट जो है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, तो वहीं से लिया गया होगा। तो लेकिन जो अधिकार जो है विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है, जो क्या है वो ब्रिटेन से लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका अब आंसर क्या होता, ब्रिटेन होता। ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस आंसर को बहुत सारे लड़कों द्वारा तो इस प्रश्न को गलती टिक कर कराए। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उन लोगों के द्वारा कंसेप्ट क्लियर नहीं थी। देखिए हम इसको देखिए, अब यहाँ तक समझ में आया ना, आर्टिकल 14 समझ में आया। देखिए प्रश्न क्या था, देखिए उसको हम जिक्र करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चंस को उलझाया जाता है। इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, हम इसका अपवाद के रूप में देखते हैं क्या है। इसे मिटा दिए। ठीक, हमने बता दिया था, इसे मिटाते हैं। ठीक है, देखिए क्या था प्रश्न, क्या था देखिए, प्रश्न था कि जो विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से, देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन था ए में अमेरिका, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, प्रश्न भी बस कहने का तात्पर्य यही था। ठीक है, बी में ब्रिटेन, सी में जैसे फ्रांस रख लीजिए, या डी में यूएसएसआर रख लीजिए। ठीक है, अच्छा इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि 5वां एक से इसमें से ऑप्शन भी होता है बीपीएससी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने सोचा कि जो मूल अधिकार है, आप लोग पता होगा कि भारत का संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है, तो जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो लोगों ने सोचा ब्रिटेन, ये सब फ्रांस होगा नहीं, क्योंकि ये समता का अधिकार लोग पढ़ते हैं कि 14 से 18, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार। तो लोगों ने कितने सही आंसर, इसका आंसर क्या मारा, अमेरिका मारा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा, देखने की बात नहीं है कि हम बोल दिए तो जो सही हो गया, जो चीज़ हकीकत है। हमने क्या कहा, विधि के समक्ष समता पूछ रहा है, विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है। ठीक है, विधि के समक्ष समता की बात कही जा रही है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है,
मूल अधिकार ली गई है अमेरिका से, लेकिन जो मूल अधिकार में जो प्रावधान है, जो विधि के समक्ष समता है, वो क्या है, वो ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन वहीं विधि के समान संरक्षण से पूछता तो वो क्या होता, अमेरिका होता। ठीक, यहाँ तक समझ आया। इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, ऊपर ऊपर फ्लो मत बहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसे प्रश्नों को देख लीजिएगा। अभी फिलहाल वाले बीपीएससी के पेपर, उसमें प्रश्न पूछा गया था। आप लोग देखे भी होंगे। अब देखिए, एक नोट में है कि विधि के समक्ष समानता की धारणा विधि के समक्ष समानता की धारणा क्या है, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय की धारणा पर आधारित है। न्याय की धारणा पर आधारित है। अब देखिए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। हमने क्या कहा, विधि की समक्ष समता जो है, विधि की समक्ष जो समता है वो क्या है, प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक न्याय की धारणा पर आधारित है। तो नैसर्गिक न्याय की धारणा क्या कहता है, देखिए, नैसर्गिक न्याय की धारणा यही कहती है, नैसर्गिक न्याय की धारणा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर नैसर्गिक न्याय की धारणा। नैसर्गिक न्याय की धारणा क्या कहता है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं, कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसके साथ पक्षपात किया जाए, किसी निर्णय के पूर्वाग्रह पर आधारित निर्णय दिया जाए, कि जो उसके प्रति एक दिमाग में बैठ गया, ये लोग गलत होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उनके आधार पर निर्णय देना, किसी इस आधार पर पक्षपात न करना कि ये महिला है या पुरुष है। तो ये कहा जा रहा है कि नैसर्गिक न्याय की धारणा क्या है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न होना। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि अब पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करना और साथ ही अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार। ठीक है, रखने का अधिकार समझ रहे क्या, कि अगर क्या होता है, कोई अभियुक्त है, उसके द्वारा वो अपने क्या होगा, अपना बात रख सके, अपना अभियुक्त अपना पक्ष रख सके, क्या सही है क्या गलत है, दूसरे के पक्षों के आधार पर कोई भी निर्णय न देना, उसके पक्षों को, उसकी बातों को भी सुनना। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध मामले के न्यायाधीश न होना। अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध अपने ही मामले के विरुद्ध, ठीक है, मामले का न्यायाधीश न होना। अगर जैसे कहने की बात यह हुआ कि हमने क्या कहा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न होना, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना। अगर कोई अभियुक्त है, अगर उस पर कोई केस होता है उससे, तो उसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं कि उस केस के लिए न्यायाधीश चुनते हैं। तो उस व्यक्ति को अगर हम न्यायाधीश चुनते हैं तो क्या होगा, वो अपने निर्णय को क्या एक निष्पक्ष होकर निर्णय देगा। ठीक है, तो उस वैसा करना नैसर्गिक न्याय धारणा यह कहती है कि जिस अभियुक्त को चुना गया, जिस अभियुक्त पर मामला दर्ज है, उस अभियुक्त को ही उस अपने ही केस, मतलब अपने ही समर्थ में क्या करना, उसे न्यायाधीश न बनाना। ठीक,
यही कहता है कि अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध मामले का न्यायाधीश न बनाना। ठीक, अब क्या होता है, आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा एक प्रश्न पूछे तो ठीक है, उम्मीद नहीं लगता, बस यहाँ पर समझने की बात थी कि नैसर्गिक न्याय की धारणा क्या कहती है। ठीक, इससे प्रश्न पूछते पीएससी में पूछते नैसर्गिक न्याय की धारणा में 3 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सही है मिलान कीजिए, चाहे देखिए सही आंसर लगाइए। तो इस तरह से अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि विधि के समक्ष समता जो है इसके अपवाद क्या हैं। ठीक, तो अपवाद देख लेते हैं, इसे लिख लीजिए, लिखिएगा तो मिटाते हैं। देखिए सिर्फ हम लोग बस हम ऊपर ऊपर नहीं फ्लो करेंगे, जितना हो सके हम लोग गहराई से जाने का प्रयास करेंगे कि जिससे इससे आर्टिकल 14 से एक भी प्रश्न आ जाए, किसी भी आर्टिकल से हम इस तरह से पढ़ेंगे उस आर्टिकल से एक भी प्रश्न आ जाए, कि कितना भी शब्द को घुमा दिया जाए, उस प्रश्न को छूटना नहीं चाहिए। बस लक्ष्य मेरा एक यही होना चाहिए कि प्रश्न कितना भी शब्दों में तालमेल, कितना किसी भी तरह से घुमा दिया जाए, निचोड़ उसका निचोड़ ऐसे निकालिए कि उसका कोई सार न बचा हो। ठीक, न पूर्ण से कोई प्रश्न उससे उठता न हो, आपको कोई प्रश्न जाल में फंसा न जा सके, इस तरह से पढ़िए। अब देखिए क्या है कि क्योंकि देखिए कोई चीज़ निश्चित है कि इस चीज़ से प्रश्न उठ सकता है, क्या है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आप चाह कर भी पूरे 100 का 100 आंसर सही नहीं मार सकते। जानते हैं कि 50% पर क्या होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं लोग। तो अब सोच लीजिए कि कहाँ तक एग्ज़ाम है, उस चीज़ को समझिए, स्ट्रेटजी को समझिए। अगर हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने से एक अच्छे पकड़ बन सकती है, एक अच्छे समझ के साथ साथ हम लोग यहाँ तक ही नहीं, ये हमारे लिए मेंस में भी अनिवार्य चीज़ है। यार इस प्रीलिम्स के साथ तो है ही, ये मेंस में भी है और साथ साथ हमारे जीवन में भी जरूरी है। इस चीज़ के भी साथ पढ़िए। इसीलिए यूपीएससी नहीं कहता है कि आप पढ़ाई कीजिएगा, कम से कम सफलता हाथ नहीं लगेगी तो एक बेहतर इंसान बन जाइएगा, इसीलिए नहीं कहा जाता। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे यही ठोस कारण है, यही चीज़ है जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अभी चीज़ है, अभी हम देखिए क्या है कि विधि के समक्ष समानता कि क्या होते हैं, अपवाद क्या है। ठीक, विधि के समक्ष समानता के अपवाद। ठीक है, तो पहला क्या करता है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या होता है, अनुमति है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति। और राज्यपाल की अनुमति, हम देखें क्या अनुमति है। ठीक, तो ठीक है, तो क्या किया जाता है 361 के तहत संविधान में जो है, देखिए पहले क्या कहता है, पहला यही कहता है कि इसके तहत, ठीक है, तो इनके कार्यकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान जब वो क्या कहते हैं, अपने सिर्फ विराजमान होते हैं, मतलब कार्यकाल होता है उनका, कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि दीवानी कार्यवाही हो सकती है, लेकिन उससे पहले
2 माह पूर्व नोटिस देना होगा। 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। आवश्यक है। ठीक। अब भी क्या कहता है, इनकी देखिए यहाँ समय इनके कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति हैं, इनके कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, दीवानी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इससे पहले उन्हें 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा। ठीक। अब ऑप्शन नंबर अब करें। अब अगला पॉइंट कहता है कि इनकी शक्तियों कर्तव्यों तथा कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय में किसी कर्तव्यों के लिए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नहीं ठहराया जा सकता। ठीक। यहाँ की बात क्या है, क्या कहा जा रहा है, इनकी शक्तियों कर्तव्यों के लिए तथा या किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी इन्हें नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनके कार्यकाल के दौरान इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता। गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो समझ में आया कि हमने क्या कहा कि विधि के समक्ष समानता के आधार पर कुछ अपवाद भी हैं। क्या है कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्राप्त विशेष अधिकार जो कि हम देखेंगे, इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई विधि कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो दीवानी कार्रवाई, लेकिन दीवानी कार्रवाई करने से पहले 2 माह पूर्व इन्हें नोटिस देना होगा। और साथ ही अगला पॉइंट है, इनकी शक्तियों और कर्तव्यों के लिए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में इन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। और अगला पॉइंट कहता है कि इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा कारावास का या गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता इन सभी के कार्यकाल के दौरान। ठीक। अब कार्यकाल घटने के दौरान कुछ भी हो सकती है। ठीक। लेकिन कार्यकाल के दौरान ये सभी प्रावधान उपलब्ध हैं। और साथ ही अब क्या होता है, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों ठीक है, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और साथ ही अनुच्छेद 194 के तहत तथा अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को राज्य विधायकों को प्राप्त विशेष अधिकार, राज्य विधायकों को प्राप्त विशेष अधिकार। ठीक।
अब देखिए, अब क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या कहा कि इन अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और तथा अनुच्छेद 194 के तहत राज्य के जो विधायकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उनके साथ समानता के कुछ अपवाद हैं, ये सभी चीज़ें पॉइंट देख लिए। यहाँ तक यहीं क्या होता है, हमारा आर्टिकल 14 क्या होती है, समाप्त होती है। अब यहाँ से प्रश्न उधर देखे थे और यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ जा सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, मतलब समानता के अपवाद हैं, तो अनुच्छेद 361। ठीक, अब देख कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधायकों को प्राप्त है। इसी पॉइंट से हम लोग क्या कहते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल जो 14 है वो समाप्त होता है, आर्टिकल 14 जो है वो समाप्त होती है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 की ओर। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहती है, हम इसे आज नहीं, हम इसे कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, क्लास देखते रहिए और इसे लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे जुड़े प्रश्न फिक्स है कि इससे आने वाले हैं, क्योंकि समानता का अधिकार का मूल अधिकार बहुत ही जरूरी पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उस पॉइंट को देखते हुए इस पॉइंट को याद रखना ही बहुत जरूरी है कि ये अपवाद हैं। अपवाद में क्या होता है, अपवाद से प्रश्न क्या उलझाए जा सकते हैं बच्चों को, इसीलिए इसे प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी ना समझ में आए उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर का प्रावधान कर देंगे। ठीक।